मेरा नाम आर्यन है। उम्र 27 साल। एक छोटे से शहर में जन्म और यहीं की गलियों में बचपन से अब तक का समय बीता है। जिंदगी की रफ्तार हमेशा मध्यम ही रही, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। घर के बाहर एक संकरी गली, जिसमें सुबह सुबह दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई देती थी। कोने पर चाय वाले की दुकान से आती अदरक और इलायची की खुशबू, और मोहल्ले की छतों पर सुबह सुबह कपड़े सुखाने आती महिला। ये सब मेरी रोजमर्रा का हिस्सा था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें वो अपनापन था जो किसी महल में भी मिलना मुश्किल है। मेरे पिता सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और ज़्यादातर समय अखबार पढ़ने, बगीचे में पौधे को पानी देने या अपने पुराने दोस्तों से मोहल्ले में बैठकर बातें करने में बिताते थे। माँ घर के कामकाज के साथ साथ मोहल्ले के हर बच्चे के लिए माँ जैसी ही थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी ज़िंदगी स्थिर है, सुरक्षित है, और इस स्थिरता में एक सुकून है। मैं शहर की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस निकलना, शाम 6 बजे घर लौटना, और फिर कभी कभी दोस्तों के साथ चाय पीना। यही मेरा रूटीन थी। हफ्ते में एक दिन छुट्टी, जिसमें मैं घर के काम निपटाता, कभी किताबें पढ़ता या कभी बस छत पर लेटकर आसमान देखता। मुझे लगता था कि अगर ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शायद ज़िंदगी को हमारी योजनाओं की परवाह नहीं होती। वो सुबह भी बाकी दिनों की तरह शुरू हुई थी। दिसंबर का महीना था। हल्का कोहरा छाया हुआ था और हवा में ठंडक थी। मैंने अलार्म बंद किया, बाथरूम में जाकर चेहरा धोया और किचन में आया। माँ गैस पर चाय चढ़ा रही थी। पिताजी लिविंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने पन्ना पलटा, कुछ पढ़ा और फिर अखबार को मेज पर रखकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं चाय का कप लेकर मेज के पास बैठ गया और अखबार को अपनी ओर खींच लिया। पहला पन्ना राजनीति से भरा था। चुनावी रैलियों की खबरें, नेताओं के बयान और शहर में होने वाली एक नई फ्लाईओवर के उद्घाटन की तस्वीरें। मैंने पन्ना पलटा, फिर अगला, और फिर जैसे ही तीसरा पन्ना खोला, मेरी आंखें एक तस्वीर पर ठहर गई। वो तस्वीर मेरी थी। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। तस्वीर के ठीक नीचे मोटे काले अक्षरों में लिखा था, युवक की सड़क हादसे में मौत। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खबर पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, शहर के XYZ इलाके के रहने वाला 27 वर्षीय आर्यन शर्मा कल रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में मारा गया। प्रत्यक्ष दृश्यों के अनुसार उसकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैंने कप में रखी चाय की तरफ देखा, जो अब ठंडी हो चुकी थी। दिमाग सुन्न पड़ गया था। एक अजीब सा सन्नाटा मेरे भीतर फैल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है, गलती है, या कुछ और। मैं यहाँ अपने घर में जिंदा बैठा हूँ, लेकिन अखबार मुझे मरा हुआ बता रहा है। माँ ने मेरी हालत देखी और अखबार उठाया। उनकी आंखों में डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। वो मेरा चेहरा बार बार छू रही थी, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि मैं सच में उनके सामने हूँ। उनके होठ काँप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। ज़्यादा देर नहीं लगी और खबर मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग आकर मुझे गले लगाने लगे, जैसे किसी मृत से जीवित लौटे इंसान को छूना चाहते हों। कुछ लोग दूर से मुझे घूर रहे थे, जैसे यकीन नहीं कर पा रहे हो। मुझ कोई कह रहा था कि भगवान ने चमत्कार किया है, तो कोई कह रहा था कि अखबार वालों से गलती हो गई। लेकिन मेरे मन में कहीं गहराई में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। मेरे दिमाग में सवाल गूंज रहे थे, यह खबर अखबार तक पहुंची कैसे? ये मेरी फ़ोटो कहाँ से आई? किसने ये खबर दी? क्या किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया, या ये जानबूझकर किया गया है? मैं ऑफिस गया तो माहौल और अजीब था।
लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ मुझे देखकर चुप हो जाते थे। मेरे बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और एक फाइल मेरे सामने रखी। उसमें कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थी जिन पर मेरे साइन थे, लेकिन वो साइन नकली थे। उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन दिख रही थी जिनमें लाखों रुपए का हेर फेर था। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट कल रात सामने आए हैं और अखबार में मेरी मौत की खबर छपने के बाद शक किस पर जाएगा? मुझ पर ही। उस वक्त मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। अब साफ था कि ये सिर्फ गलती नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। किसी ने मेरे मौत की झूठी खबर फैलाई है ताकि ये फर्जी ट्रांजैक्शन मुझ पर डालकर असली गुनहगार बच निकले। मैं पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहाँ इंस्पेक्टर ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अखबार में तो मेरा नाम मरने वालों की लिस्ट में है। अब ये साबित करना कि मैं जिंदा हूँ आसान नहीं होगा, और अगर मैं जिंदा भी हूँ तो भी केस में नाम मेरा ही है। उनकी आंखों में अविश्वास और एक तरह का ठंडा रवैया था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह मामला कहाँ जाने वाला है। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार अखबार की वो खबर और मेरी तस्वीर आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने तय किया कि अगर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो मुझे खुद सच्चाई तक पहुंचना होगा। मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और पुराने मैसेज चेक करने लगा। वहाँ कुछ ऐसे मैसेज थे जो मैंने कभी नहीं भेजे थे। ये मैसेज एक अज्ञात प्रोफाइल को भेजे गए थे जिसमें सिर्फ एक फ़ोटो थी। मैंने उस फोटो को गूगल पर सर्च किया और पता चला कि वो आदमी हमारे ऑफिस का एक पूर्व कर्मचारी था, रोहित। वो कुछ साल पहले अचानक नौकरी छोड़कर चला गया था और सुना था कि किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में उसका नाम आया था, लेकिन सबूत ना मिलने से वो बच निकला। अब मुझे यकीन हो गया कि इसके पीछे वही है। मैंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को बताया और हमने रोहित पर नज़र रखना शुरू कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद हमें पता चला कि वो शहर से बाहर एक पुराने गोदाम में आता जाता है। एक शाम हम उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचे। गोदाम बाहर से जर्जर दिखता था, लेकिन अंदर एक पूरा सेटअप था। कंप्यूटर, प्रिंटर, नकली डॉक्यूमेंट बनाने की मशीन और फाइलों के ढेर। वहाँ मेरी फ़ोटो, मेरे नकली साइन और नकली आईडी कार्ड तक बने पड़े थे। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं मुड़ा तो देखा कि वो रोहित था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और हाथ में पिस्तौल। उसने ठंडी नज़रों से मुझे देखा और जैसे मेरी आंखों में डर तलाश रहा हो। उसने साफ कर दिया कि उसने ही मेरी मौत की खबर फैलाई है ताकि पुलिस केस बंद कर दे और सारी फर्जी ट्रांजैक्शन मेरे नाम पर डाल दे। मेरे दोस्तों में से एक ने चुपके से पुलिस को लोकेशन भेज दी, लेकिन हमें पता नहीं था कि पुलिस रोहित के साथ मिली हुई है। कुछ ही देर में पुलिस आई और उल्टा मुझे ही गिरफ्तार कर लिया। जेल में पहली रात सबसे कठिन थी। दीवारों से आती सीलन की गंध, दूर से आती चिहाटे और मेरे दिमाग में घूमते सवाल। मैं जानता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जेल में एक कैदी से मुलाकात हुई जिसने बताया कि रोहित विदेश भागने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही मैंने अपने वकील से कहा कि वो मीडिया में पूरी कहानी लीक करे। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर आर्यन ट्रेंड करने लगा। लोग मेरे समर्थन में उतर आए। दबाव बढ़ने पर पुलिस को सच सामने लाना पड़ा। एयरपोर्ट पर रोहित को पकड़ा गया और उसके कंप्यूटर से सारे सबूत मिले। मुझे बरी कर दिया गया, लेकिन ये अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने सीखा कि सच और झूठ के बीच की दूरी बस एक हेडलाइन की होती है और किसी की ज़िंदगी पल भर में बदल सकती है।